हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशीष वर्मा है। आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स। ये टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंक की। इससे रिलेटेड जो एग्जामिनर एरर बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता है प्रश्नों के रूप में, जिसमें आपको एरर डिटेक्ट करनी होती है, फिगर आउट करनी होती है, कभी कभी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के रूप में या फिर एप्रोप्रिएट आर्टिकल यूसेज के रूप में। तो आइए शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स के मैं हिंदी में 3 अर्थ बताता हूं, तो आप इसको स्मरण कर लेना। पहला अर्थ, आर्टिकल कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु या सामान भी हो सकता है। यानी जब आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपने अनाउंसमेंट सुनी ही होगी कि डू नॉट टच एनी आर्टिकल, इट कुड बी अ बॉम्ब। यानी कि किसी भी सामान को, वस्तु को आप हाथ ना लगाएं, यह बम हो सकती है। दूसरा, इंफॉर्मेशन के रूप में, यानी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के रूप में। तो सूचना के रूप में कहां छपा होता है? अखबार में, समाचार पत्र में, न्यूज में आर्टिकल छपा होता है। तीसरी सेंस में जो अर्थ है हमारा, वो है इंग्लिश ग्रामर के रूप में आर्टिकल्स। तो इसके अंदर 2 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब यहां पर है अनिश्चित, यानी इसका हमें पता नहीं, कोई भी हो सकता है, एनी की फॉर्म है। डेफिनेट यानी हम जानकार हैं, इसका हमें पता है। चलिए अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इंग्लिश में कितने आर्टिकल्स हैं बताइए? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे काउंट करेंगे, ए एन द। सर 3 नहीं, अभी तो मैंने बताया कि आर्टिकल्स में सिर्फ 2 ही प्रकार के आर्टिकल्स हैं, एक तो इंडेफिनेट और डेफिनेट। तो ऐसी गलती कभी भी मत करना कि पता लगा ए को काउंट किया, एन को काउंट किया 2 और दा को काउंट किया 3, हो गए सर 3। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। समझिए यहां पर ए और एन ये एक ही रूप है, सिर्फ ये क्या है, ध्वनि की वजह से। यानी व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो तो ए लगता है, वाउल हो, स्वर हो तो एन लगता है। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है, इन दोनों का मीनिंग ही वन होता है। जो इंग्लिश में ONE वन लिखते हैं हम, या फिर हिंदी में एक करके लिखते हैं। अब देखिए यहां पर ए और एन आपको कैसे प्रयोग करना है। आपको इंग्लिश ग्रामर का रूल ध्यान रखना है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब वह एक होगी तो आपको अनिवार्य रूप से आर्टिकल ए या एन का उपयोग करना है। तो क्या रूल बना? ए और एन साथ में, इसके साथ क्या होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये रूल आपको ध्यान होना ही चाहिए। अब देखिए साथ में आपको क्या करना है, ए हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल किया जाएगा और जो एन है यह हमेशा वाउल साउंड के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जब नाउन के पहले अक्षर की जो ध्वनि होगी वह व्यंजन के रूप में है या स्वर के रूप में, वह डिसाइड करेगा कि आपको ए का प्रयोग करना है या एन का प्रयोग करना है। अब समझते हैं डेफिनेट यानी निश्चित। यहां हमें पता है, ये जानकारी में है, हम इसको जानते हैं। तो यानी ये स्पेसिफिक हो गया। क्या हो गया? स्पेसिफिक आर्टिकल हो गया एक तरीके से। इसको हम बोलते हैं THE द। कुछ लोग इसका उच्चारण वाउल की वजह से दी भी करते हैं, तो दा या दी कैसे भी उच्चारण हम कर सकते हैं। अब देखिए दा का हिंदी में कोई मतलब नहीं है। यहां तो मैंने बताया था ना कि ए और एन का मतलब तो एक है, लेकिन इसका मतलब तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हिंदी में सिर्फ जोर देना है। जब भी हम किसी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर एम्फेसाइज करेंगे, क्या करेंगे? एम्फेसाइज करेंगे, जोर देंगे कि यही वो आदमी है, वो वही वस्तु है, इस प्रकार से तो हम दा का उपयोग करते हैं। तो दा का उपयोग हम रिप्लेस करते हैं दिस और डैट को। तो दिस और डैट का ये छोटा भाई है, यानी कमजोर रूप है, इसलिए हम दा का उपयोग करते हैं। ये बिल्कुल पक्का करते हैं, इसलिए हम इनको पक्का यूज नहीं करते। अब देखते हैं यहां पर कि ए और एन आपको समझ में आ गया कि ए व्यंजन से पहले इस्तेमाल होगा और ये वाउल की ध्वनि से इस्तेमाल होगा उससे पहले। अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट, उस पर कुछ सेंटेंस हैं। आई मेट बेगर, डैश लगा हुआ है बीच में, मैं भिखारी से मिला।
मैंने ये तो बताया नहीं भैया कितने भिखारी से मिला, एक से, दो से, कितनों से। अब मेरे को क्या देखना है कि नाउन किस प्रकार की है। ये बैगर यानी भिखारी तो एक ही है, तो मुझे पता है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और पीछे मैंने रूल पढ़ लिया कि हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का उपयोग करना ही होता है। तो अब डिसाइड करेंगे इसके पहले अक्षर की ध्वनि क्या है। इसकी ध्वनि है ब, तो होठ टकरा के निकल रही है यानी ये व्यंजन है, इसलिए मैं क्या प्रयोग में लाऊंगा, ए। आई मेट अ बैगर, मैं एक भिखारी से मिला, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई मेट डैश बैगर whom I saw yesterday, मैं भिखारी से मिला जिसको मैंने कल देखा था। अब मैंने भिखारी से मिला तो बोला, लेकिन एक नहीं बोला, दो नहीं बोला। अब वो डिसीजन लेना है कि कौन से भिखारी से मिले। अब देखिए कि यहां पर सेंस लगानी है आपको। आई मेट डैश बैगर, ये पहले भी मिल चुका है, यानी ये अनिश्चित तो रहा नहीं, क्योंकि ये एनी की फॉर्म नहीं है, ये मेरा जानकार बन चुका है, तभी तो मैंने पहचाना है इसको। तो एक बार जब पहले मिल चुका है ना, तो दूसरी बार में वो नोन है, यानी वो डेफिनेट भिखारी बन चुका है, पक्का भिखारी, एक तरीके से मेरा जानकार हो गया। तो इसलिए डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। आई मेट द बैगर, मैं उसी भिखारी से मिला जिसको मैंने कल भी देखा था। समझे, यहां पर जोर दिया ना, उसी भिखारी, तो इसका मतलब क्या निकला, द बैगर। अगला सेंटेंस, शी हैज डैश अम्ब्रेला, तो यहां पर नाउन सिंगुलर है, छाते की बात हो रही है। इसका पहला अक्षर कौन सी साउंड दे रहा है, अ की साउंड यानी स्वर दे रहा है। यहां पर वाउल कौन सा लेंगे, एन, ठीक है, एन अम्ब्रेला। शी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, अब देखिए यहां पे गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसकी खूबी बताई गई है विशेषण यूज करके। अब यहां पर साउंड क्या है इसकी, ई, इंटेलिजेंट, यानी एन का उपयोग किया जाएगा क्योंकि स्वर है। शी इज डैश वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, सेम सेंटेंस है, बस ये वेरी और ऐड कर दिया गया है। तो इस अक्षर की पहली ध्वनि देखेंगे, ये है व, यानी ऊपर के जो दो दांत हैं वो नीचे के होठ पे टकरा रहे हैं, तो टकरा के निकल रहे हैं, तो सहायता ले रहे हैं यानी व्यंजन है। तो आ, ही सो डैश ओल्ड मैन, यहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, विशेषता बताई गई है। अब देखिए यहां पर कि इसकी साउंड कौन सी है, ओ, ओल्ड, ओ यानी ये वाउल है, तो हम क्या उपयोग में लाएंगे, एन ओल्ड मैन। डैश डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि कुत्ता भौंक रहा था। अब कितने कुत्ते, ठीक है, तो यहां पर क्या प्रयोग में लाना है, ड, तो अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। अब यहां पर देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ लैंग्वेज, भाषा से आप क्या समझते हैं। देखिए लिंगुआ रूट वर्ड है, लिंगु, लिंगुअल, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द निर्मित होते हैं, उसी से लैंग्वेज बना है। लैंग्वेज का मतलब भाषा है। अब भाषा बनती कैसे है, ये आपको प्रश्न पूछना है। देखिए अगर मैं चुपचाप खड़ा हो जाऊं आप लोगों के सामने, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये भाषा है, नहीं, भाषा मुंह से निकलती है, और मुंह से क्या निकलता है, ऐसे बोल के नहीं, ध्वनि से ही भाषा निर्मित होती है। क्या, साउंड से, साउंड ही भाषा है, और साउंड को हम पैटर्न प्रदान करते हैं, इंटोनेशन का, उतार चढ़ाव का, कभी मैं जोर से बोलता हूं, कभी मैं मंदा बोलता हूं, कभी धीमा बोलता हूं, है ना। इस प्रकार से भाषा का एक रिदमिक पैटर्न चलता रहता है, जिसको हम केडेंस बोलते हैं, इंटोनेशन, भाषा का उतार चढ़ाव, और भाषा निर्मित हो जाती है। अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने अक्षर हैं, आप सभी को पता ही होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 26 लेटर्स हैं, कितने, 26 लेटर्स, यानी 26 अक्षर हैं। अब देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, यदि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछूं कि बताओ कि इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश के अंदर कितने अल्फाबेट हैं, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। 80% स्टूडेंट्स बोलते हैं सर 26 अल्फाबेट्स। यही आप गलती करते हो बहुत बड़ी, अल्फाबेट का मतलब ही डिफरेंट है। आइए समझते हैं। देखिए अल्फाबेट को
हम हिंदी में, अल्फाबेट को हम हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। यानी ये एक माला है वर्ण की। वर्ण का मतलब अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर। तो वर्ण का मतलब अक्षर है। तो ये इंग्लिश के अंदर ऐसे A B C D E F G H I J K L M N O P एंड सो ऑन एक माला निर्मित हो गई और ये माला बनकर ही एक भाषा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वर्णमाला का क्या मतलब निकला? क्या अर्थ निकला? भाषा। यानी अल्फाबेट का मतलब अब हमें पता है ये भाषा है। यदि आपके सामने मैं लिख दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज की जगह अल्फाबेट, तो अब आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, आपका आंसर होगा कि सर इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब इंग्लिश भाषा है। क्या है? अंग्रेजी भाषा। तो ये एक भाषा की बात हो रही है। अनेक भाषाओं की बात करनी हो, मान लो कि मैं भारतीय और चाइनीज भाषा की बात करता हूं, इंडियन एंड चाइनीज, तो अब लैंग्वेजेस शब्द की जगह मैं क्या उपयोग में लाऊं? अल्फाबेट। तो मुझे एस और जोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा? अल्फाबेट्स। क्या कर दूंगा मैं? अल्फाबेट्स। यानी ये बन गया भाषाएं। क्या बन गया? भाषाएं। या अनेक भाषाएं, दो भाषाएं, लेकिन अल्फाबेट्स एक भाषा के लिए प्रयुक्त नहीं है। अल्फाबेट ही बोलना है सिंगल भाषा के लिए। तो आपको यह चीज क्लियर हो गई होगी। अब 26 अक्षरों की बात करते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, तो उनमें से 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन। अब 5 जो बच गए शेष, उनको हम बोलते हैं वाउल। क्या बोलते हैं? वाउल। वाउल को हिंदी में बोलते हैं स्वर। अब देखिए, आपको पूछना है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स पूछते ही नहीं है, बस समझ लेते हैं हाँ कॉन्सोनेंट और ये है। आपको पूछना है सर व्यंजन क्या है और स्वर क्या है। देखिए, जहां पर जीभ, दांत और होठ की सहायता लेने पड़े और तब जाकर अक्षर का उच्चारण हो, ध्वनि निकले, तो वो कहलाता है व्यंजन। और जहां पर सिर्फ कंठ से ही निकल जाए अक्षर और उसकी ध्वनि हो जाए, तो वो कहलाता है वाउल यानी स्वर। चलिए बोलिए मां। बिना होठ टकराए आप मां नहीं बोल सकते, मां। तो होठ प्रयोग होंगे प, ब। तो सभी में होठ का इस्तेमाल है, सहायता लेने पड़ेगी। हमने बोला ट, तो ऊपर के तालु यानी पैलेट के ऊपर जीभ टकराती है। हमने बोला ल, तो ऊपर के दांतों के पीछे के हिस्से पर जीभ जाएगी। फिर बोलो च, दांत आपस में ऐसे चिपकेंगे और फिर चा बोल पाओगे। बोलो व, ऊपर के 2 दांत नीचे के होठ पे टकराएंगे तो उच्चारण होगा व। यानी ये हेल्प लेकर निकलते हैं माउथ की, तो इनको व्यंजन बोलते हैं। लेकिन जो वाउल हैं ये स्वर कहला रहे हैं। बोलते ना सुर लगाओ, तो सुर में वो ऐसे नहीं करते जीभ वीभ, वो अपने गले से सुर लगाते हैं। तो स्वर का मतलब जो कंठ से निकले। कंठ से कौन कौन से अक्षर निकलते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखो यहां पर ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो अक्षर हैं ये कहलाते हैं वाउल। लेकिन आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि शब्द में खाली इनको देखकर ही आपको एन का उपयोग नहीं कर देना है, आपको ध्वनि पर ही ध्यान देना है। ध्वनि से ही आप करेक्टली आंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं आगे। देखिए यहां पर कुछ शब्द हैं, अब हम प्रैक्टिस करेंगे और आप इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। समझिए, देखिए कुछ राज्यों से स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उनकी मातृभाषा जो है वो लहजा उन पे चढ़ा हुआ होता है, तो कभी उन्होंने नहीं सुना होता, तो वो शुरू से जो सुना होता है वही बोल रहे होते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग इसका उच्चारण करते हैं होनेस्ट, हा की आवाज निकालकर पूरे का पूरा ही इसको बोलते हैं, लेकिन इसकी वजह से एग्जाम में गलती हो सकती है। इस चीज को हमें सुधारना है। एच के बाद में ओ है, इसमें ध्यान रखना है एच साइलेंट होता है, यानी ये उच्चारण नहीं किया जाता। अब उच्चारण नहीं किया जा रहा तो अगले अक्षर को हम देखेंगे, ये क्या है? ओनेस्ट। ओ की आवाज आ रही है। खाली वाउल लेटर नहीं देखा मैंने ध्वनि को पर ध्यान दिया, तो ओ की आवाज आ रही है, तो मुझे पता है ये वाउल की साउंड दे रहा है, तो क्या लगेगा? एन ओनेस्ट मैन। अगला
MA, ठीक है। तो क्या लगना चाहिए? एम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली साउंड क्या आ रही है? ए। फिर म की सबसे पहली साउंड पकड़नी है, तो क्या लगेगा? NMA। अगला अम्ब्रेला, अ की आवाज आई तो बहुत क्लियर है एन। अगला एन, क्लियर। तो सबसे पहली साउंड आई है अ की, तो NCC बॉय, NCC बॉय। अगला ईयर, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। इसको लोग बोलते हैं ईयर, क्या ये कान है या साल की बात कर रहे हो? यहीं पर मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में ये YAR यानी इसमें ई साइलेंट होता है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, आपको ध्यान रखनी है। ये होता है ईयर। क्या होता है? हिंदी में लिख देता हूं आप लोगों के रेफरेंस के लिए, ईयर। तो यहां पर ध्वनि कौन सी है? य की। तो आप ऐसी गलती मत करना कि सामने सेंटेंस में आपके सामने एरर आ गई, एन ईयर लिखा हुआ है और आप सोचो एन ईयर ही तो होगा, क्योंकि आप तो क्या उच्चारण कर रहे हैं? गलत ईयर बोल रहे हैं। उस ई से आप यहां पर माइनस हो जाएंगे, लेकिन अब नहीं होंगे, क्योंकि ये तो गलत है। हमें पता है ये व्यंजन की साउंड दे रहा है, वाई की, या की, तो अ ईयर। अगला अगेन वही चीज है, एच के बाद ओ, तो इसमें एच साइलेंट। अगला आर, इसको आवर भी बोल सकते हैं, आर भी बोल सकते हैं, तो उन चीजों में मत फंसना, लेकिन साउंड तो अ की आ रही है, इसलिए एन आर। अगला HMT, तो पहली कौन सी आवाज आ रही है? एच, यानी दो ध्वनि सम्मिलित हैं, एच, तो सबसे पहली है ए, तो NHMT। अगला एक्स, ठीक है, ए की आवाज आई, ए की आवाज आई, इसलिए NXMISTRY। अगला अगली वुमन, अ की साउंड आई, एन अगली वुमन। अगला इंचियन, सबसे पहली साउंड ई, तो एन। अगली आवाज ओक्स, ओ की आवाज आ रही है, बहुत क्लियर है, एन आएगा। उससे अगला है एक्स, ए की आवाज आ रही है, तो एन एक्स। अगला यूनियन, अब यहां पर यू की आवाज आई है। अब मैंने बोला था, यहां पर ध्यान दीजिए, अब आपको मैं अपनी बनाई हुई ट्रिक देता हूं, जिससे एग्जाम का इस प्रकार का कोई भी प्रश्न छूट नहीं सकता आपसे। देखिए, यू जब अपनी ही साउंड दे दे, यानी जब ये अपनी ही ध्वनि निकाले, यू, तो आप हमेशा ए का उपयोग ही करेंगे। लेकिन जब ये अदर वाउल की साउंड निकाल दे, अदर वाउल यानी ए की, ई की, आई की या ओ की, तो आप क्या प्रयोग करेंगे? एन का उपयोग करेंगे उस केस में। तो चलिए आइए फिर से देखते हैं। यहां पर यू ने कौन सी साउंड दी थी? अम्ब्रेला में यू ने खुद की नहीं दी थी, कौन सी दी थी? अ की, यानी इसने डिफरेंट वाउल की साउंड दी थी, तो हमने क्या प्रयोग किया था? एन। आप ऐसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं, यहां पर यू ने क्या अपनी आवाज दी थी? नहीं, इसने दी थी अगली। क्लियर, अ की आवाज थी, फिर से वाउल ए की आवाज थी, इसलिए एन। लेकिन यहां पर तो यू अपनी ही साउंड दे रहा है, यू। क्लियर, तो अब हमें पता है जब ये खुद की साउंड देगा तो अ यूनियन। अगला विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो यूनिवर्सिटी, तो यू की आवाज फिर से आई, बहुत क्लियर। अगला एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कुछ लोग इसको यूरोपियन पढ़ लेते हैं, ई की आवाज निकालते हुए, कुछ बोलते हैं यूरोपियन। अब देखिए, ई साइलेंट होता है, ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है। अगला लेटर क्या बोलता है? ये कौन सी ध्वनि निकाल रहा है? यू, यूरोपियन, तो यू की आवाज निकाल रहा है, तो क्या आएगा? यूरोपियन। अगला यूनिफॉर्म, बहुत क्लियर है कि यू ने खुद की ही आवाज निकाली। अगला यूटेंसल, यूटेंसल का मतलब बर्तन होता है, यू ने खुद की आवाज निकाली तो ए का प्रयोग किया। अब अगला है वन आइड गर्ल, तो डिटेक्ट कीजिए, कहने को तो वाउल लेटर है लेकिन ध्वनि डिफरेंट है, कौन सी निकाल रहा है? व की, दांत टकराएंगे नीचे होठ से, व। क्लियर, तो ये व्यंजन की साउंड निकाल रहा है, इसलिए आ का प्रयोग करेंगे। अगला यूनिक ड्रेस, अब यूनिक है तो यू ने खुद की ध्वनि दी, तो अ। यूजफुल काउ, तो ये भी बहुत क्लियर है, अ यूजफुल काउ।
जैसे वन आइड गर्ल था वैसे ही 1 रुपी नोट हुआ, तो अ 1 रुपी नोट। अगला यूनिट, फिर से यू ने अपनी ही ध्वनि दी ए। ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कभी भी आपको नजर आ सकता है, तो इसको जरूर याद कर लेना। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद पढ़ा ही ना हो, कुछ जानते हो इसके बारे में। इसकी ध्वनि में फंस सकता है इंसान, अगर एग्जामिनर ने दे दिया इसको क्वेश्चन के रूप में तो आप फंसेंगे इसके उच्चारण में, क्योंकि आप बोले ईयू या क्या बोले, आपको इसका सही उच्चारण याद रखना है। इसका सही उच्चारण है यू। मादा भेड़ होती है, फीमेल शीप, उसको यू बोलते हैं उच्चारण में, लेकिन लिखा ऐसे जाता है। तो खास तौर से आप ध्यान रखना है इसको, जब यू है और यू अपनी ही साउंड देगा तो क्या लगेगा, आ यू। अगर ये रूल आपको नहीं पता होता तो आप फंस जाते हर तरीके से। चलिए अब देखिए वुडन टेबल, क्या लगाऊं यहां पर, ए या एन। अनेक जो अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना हुआ होता है, वो ना डब्ल्यू को ऐसे नहीं बोल पाते, वू करके नहीं बोल पाते, वो क्या करते हैं सीधा वुडन, वुडन टेबल, ऊ से चालू कर देते हैं, यही वो मात खाते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अब आपको क्या बोलना है, वुडन, यानी इसमें होठ टकराएंगे आपस में, वुडन। क्लियर? तो यहां पर अ वुडन टेबल, अगर वुडन बोलोगे तो एन लगा के गलती कर बैठोगे, ऐसे नहीं करना। ऐसे ही येलो को एलो, एलो बोल जाते हैं, नहीं करना, आपको या की साउंड ही प्रोनाउंस करनी है, अ येलो शेड। तो मुझे उम्मीद है अब आपको बहुत क्लैरिटी आ चुकी होगी। चलिए आइए अब हम क्वेश्चंस भी समझते जाएंगे धीरे धीरे। यहां पर देखिए ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, वेरियस एग्जाम्स के अंदर। पहला क्वेश्चन है, अ ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच, थॉट एंड डीड। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए ये CHSL में पूछा जा चुका है। अब आपको यह बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो सबसे पहले अभी हम आर्टिकल्स की ही तो बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल्स पे ही गौर करना है। ऑनेस्ट, अभी तो हमने सीखा, ओ को ध्यान रखेंगे यहां पर, क्योंकि एच तो साइलेंट होता है, ओ ने ओ की आवाज दी, यानी यही एरर है। यहां पे एन होना चाहिए था, तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है, बस आप ये मार्क कर देंगे, सर आ ऑनेस्ट पर्सन वाला पार्ट ही एरर वाला है। वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट अ ऑनेस्ट पर्सन, फिर से आपको सेम चीज मिली। देखिए ऑनेस्ट, तो आपको तो अब इजीली याद होगा एन ऑनेस्ट होता है, तो इसमें तो सेकंड भी नहीं लगेगा आपको डिटेक्ट करने में। तो कौन से पार्ट में एरर हुई आपकी, थर्ड पार्ट में। अगला, पैराडाइज लॉस्ट इज अ एपिक पोएम। पैराडाइज लॉस्ट किसी कविता का नाम है, बहुत बड़ी। अब देखिए एपिक, एपिक, कौन से साउंड आ रही है, ए की, तो बहुत क्लियर है, ये तो स्वर है, यहाँ पे एन एपिक होना चाहिए था, तो थर्ड पार्ट में ही एरर है। अगला देखते हैं सेंटेंस, टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवैल्यूएशन और नो एरर। यदि आप समझिए, अभी तो मैंने रूल सिखा दिया, आपको नहीं पता होता तो आप बोलते नो एरर, क्योंकि आपके जहन में भी नहीं जाएगा कि उसने एरर कहां पर दी है, एन यूनिफॉर्म करके, तो यही तो एरर है। अब तो आपको रूल पता ही है, शॉर्ट ट्रिक भी पता है कि यू अपनी ही साउंड दे रहा है, यूनी, तो ए लगेगा, तो यानी इसी पार्ट में एरर है। चलिए आगे समझते हैं यहां पर। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं, इनके थ्रू और समझते हैं। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, ए लगाऊं एन लगाऊं, बताइए। कॉपर इज कौन सी साउंड है, यू, बहुत क्लियर है, अ यूजफुल मेटल। द गैंजीज इज डैश सेक्रेड रिवर, अंग्रेज इसको गंगा नहीं बोल पाते हैं, मतलब समझ लो कि जब अंग्रेज आए थे ना, तो उन्होंने देखा था गंगोत्री में एक गंगा है, वाराणसी में एक गंगा है ना, तो उन्होंने इसके आगे एस लगा दिया, तो तभी से ये गैंजिस बन गया। तो द गैंजिस रिवर डैश सेक्रेड रिवर, ठीक है, सा की आवाज है, अ सेक्रेड रिवर, यानी कि एक पवित्र नदी है। ही इज डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन। अब तो बहुत आसानी से आप फिगर आउट कर सकते हैं ना, ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज क्या, एन नहीं, अ यूरोपियन, जो पीछे आप सीख चुके हैं। अब देखिए, ही इज डैश आया एंड शी इज आयरस। अब देखिए
इसको ना हियर हेयर इस टाइप से पढ़कर गलती मत करना, क्योंकि इसमें एच साइलेंट है, इसमें भी एच साइलेंट है। क्योंकि ये राजकुमार है तो ये राजकुमारी है, बस इतना सही अंतर है। तो अगली साउंड पर गौर करना है। ई की साउंड है, ई की साउंड आया, तो आया यानी इस अ की साउंड दी है, तो एन आया। शी इज एन आयर्स। चलिए, बहुत क्लियरली हो चुका है। अगला देखते हैं। गोल्ड इज डैश प्रेशियस मेटेरियल, मेटेरियल नहीं है, मेटल है। अब देखिए यहां पर गोल्ड कैसी नाउन है? क्या ये काउंटेबल है? क्या मटेरियल नाउन को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, इसको चूरा बना दूंगा तो काउंट नहीं कर पाओगे, है ना। तो गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करते। अगला देखते हैं। प्रेशियस कीमती, धातु है एक तरीके से, तो प यानी गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अगला डैश वन आइड मैन कैनॉट सी वेल, एक आंख का आदमी, है ना, हालांकि शब्द नहीं बोलना चाहिए, बोलते हैं लोग, एक आंख का आदमी सही से नहीं देख सकता। तो यहां पर देखिए पीछे हम सीख चुके हैं, है ना, ये ओ व की साउंड दे रहा, व की, तो आप क्या बोलेंगे? अ वन आइड मैन कैनॉट सी वेल। अब यहां पर रूल समझते हैं। देखिए, यदि दो एडजेक्टिव्स यानी दो विशेषण, कितने? दो विशेषण एंड से जुड़कर, किसके साथ? एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। अब यहां पर सेंटेंस देखते हैं, ये क्या बोल रहा है? एंड से जुड़कर, एंड ये रहा तो इसने जोड़ा होगा, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये रही जो काउ है, और दो एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव वन और एडजेक्टिव टू ये रहा। तो एडजेक्टिव वन को किसने जोड़ा? एंड के साथ। एडजेक्टिव टू को किसके लिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। अब ये बोल रहा है प्रयुक्त हो तथा इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ए और एन लगेगा। यानी ये बोल रहा है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ये दोनों एडजेक्टिव इस्तेमाल किए गए हैं, तो पहले एडजेक्टिव को देखना और उसकी ध्वनि के अनुसार ए और एन का प्रयोग कर देना। सिंपल है। अब देखते हैं, ये कह रहा है अ ब्लैक, क्योंकि ब की साउंड थी तो अ यूज हुआ, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। इसका क्या मतलब निकला? एक ही गाय जो काली और सफेद है। अगला सेंटेंस देखते हैं। एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, रूल मैच हो रहा है। एडजेक्टिव ये टू है, ये एडजेक्टिव वन है, एंड यहां पर मौजूद है, तो एक ही टीचर की बात हो रही है। और पहले वाले एडजेक्टिव के अनुसार हमने क्या डिसाइड किया? क्योंकि ऑनेस्ट है तो एन का प्रयोग होगा, तो सही है। एक ही शिक्षक जो ईमानदार और बुद्धिमान है। अगला अ रेड एंड ब्लैक शर्ट, फिर से वही चीज है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसी के लिए दोनों विशेषताएं इस्तेमाल की गई हैं। दोनों को जोड़ने वाला एंड है यहां पर मौजूद, तो पहले र यानी व्यंजन ने डिसाइड कर दिया कि ए प्रयोग में लाया जाएगा। एक ही कमीज जो लाल और काली है, तो मुझे उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ चुका है रूल। अ टॉल एंड हैंडसम बॉय, यानी एक ही लड़का जो लंबा भी है और सुंदर भी है। अब यहां पर दूसरा रूल समझते हैं। यदि दो एडजेक्टिव्स यानी दो विशेषण एंड से जुड़कर, वैसा ही रूल है, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा इससे दो विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं, टू डिफरेंट पर्संस या थिंग्स का बोध हो, तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग होगा। चलिए सेंटेंस से समझते हैं। अभी बोल रहा है अ ब्लैक, यानी एडजेक्टिव वन ये रहा, और एंड भी है यहां पर, और यहां पर फिर से एडजेक्टिव के साथ में ए और एन का प्रयोग किया गया है, तो एडजेक्टिव टू, और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो यहां पर यह समझ जाना है हमने, ये कह रहा है एक काली और एक सफेद गाय, तो एक काली और एक सफेद गाय, यानी ये तो दो हो गई, एक तो नहीं रही ना। तो यहां पर दो गायें जिनमें एक काली और दूसरी सफेद है। अगला देखते हैं। एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर, एक ईमानदार और एक बुद्धिमान अध्यापक है।
तो यानी दो टीचर की बात हो रही है, दो शिक्षक जिनमें एक ईमानदार और दूसरा बुद्धिमान है। अगला देखते हैं, अ रेड एंड अ ब्लैक शर्ट, एक लाल और एक काली, यानी दो शर्ट हो गई, तो दो कमीज जिनमें एक लाल और दूसरी काली है। अगला, अ टॉल एंड अ हैंडसम बॉय, एक लंबा और एक सुंदर खूबसूरत लड़का है। अब देखिए दो लड़के जिनमें एक लंबा और दूसरा सुंदर है। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए रूल, नो यूज ऑफ ए और एन। कहां पर आर्टिकल ए और एन का उपयोग नहीं करना है आपको, तो कहां पर नहीं करना है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले। जैसे मैंने पीछे गोल्ड आपको बताया था ना, उसके पहले इनका उपयोग नहीं करना है। क्लियर? अब देखिए यहां पर ये शब्द लिखे हुए हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत सारे शब्द हैं, कहां तक पढ़ाओगे आप, ये तो चलते जाएंगे। चलिए फिर भी हम गो थ्रू करेंगे। नहीं चाहते आप तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, चलो आज ट्रिक ले लेते हैं। कहीं पर भी शब्द में आप शब्द से ही पूछना, बता तू क्या लिक्विड है, वो बताएगा। क्या मैं तरल हूं, नहीं। उससे पूछना क्या तू पाउडर है, पाउडर यानी चूरा या धूल, तो वो बताएगा कि मैं हूं या नहीं। उससे पूछना क्या तू मटेरियल है, तो वो बताएगा हूं या नहीं। या फिर एब्स्ट्रैक्ट है यानी अमूर्त, यानी तेरी छवि ही नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट। या फिर क्या तू फूड है, खाना है, भोजन है, तो वो अपने अनुसार बताएगा। सिर्फ ये 5 याद कर लो, और अगर वो उसने बोल दिया कि इनमें इनमें पांचों में से कुछ हूं, तो वो अनकाउंटेबल नाउन ही होगी। क्लियर है? अब देखते हैं यहां पर गोल्ड, गोल्ड वो घिसकर है ना भस्म बनाई जा सकती है, यानी ये पाउडर का रूप है, और साथ में मटेरियल का भी रूप है क्योंकि ये मेटल है। इससे पहले ए नहीं आएगा। वाटर, पूछो कौन, लिक्विड, नहीं आएगा, अनकाउंटेबल नाउन है। सिल्वर, धातु, हटाओ। कॉपर, अगेन धातु। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है बिजली की तारों के अंदर, टकराऊंगा तो वो एक बार को चिंगारी प्रकट होगी, लेकिन वो चलती हुई तो दिखती नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। क्लियर? तो आप बिल्कुल भी मत उलझना। एन इलेक्ट्रिक शॉक लिखा हो ना तो समझ जाना एन नहीं लगेगा उसके पहले, क्योंकि ये दिखता ही नहीं है। अब देखिए एन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यानी ये भी मेटल का रूप है, हटाओ। कोल, कोल को घिसो, कोयले को, पाउडर बन के हाथ में आ जाएगा, नहीं काउंट कर सकते, कोल भी हटाओ। मिल्क, कौन, लिक्विड, हटाओ। डस्ट, फिर बताओ, पाउडर, यहां से हटाओ। फर्नीचर, अब फर्नीचर तो कुछ भी हो सकता है, चेयर हो सकती है, बेड हो सकता है, अलमीरा हो सकती है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो फर्नीचर तो एक कॉमन नेम है सभी का, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसके आगे ए नहीं होता। कभी कभी एग्जामिनर ऐसी भी एरर बनाता है कि वो एस लगा देगा, फर्नीचर्स। आपको ये भी ध्यान रखना है किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के आगे एस, ई एस या आई ई एस का उपयोग नहीं होता। यदि उसने किया है तो वहीं पर आपको फंसाया गया है और आप फंसेंगे नहीं। अगला देखिए, ट्रैफिक, ट्रैफिक भीड़ भाड़ और ये सब हटाओ, अनकाउंटेबल है। लगेज, बिस्तरे की बात हो रही है, बोरिए की बात हो रही है, लगेजेस कर दूं तो भी गलत है, ए लगाऊंगा तो भी गलत है। अगला एन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन TION से पहचान में आ जाती है। इंफॉर्मेशन के पहले एन इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे। समस्या यह है कि अब हम काउंट कैसे करवाएं, इसी के लिए तो नाउन के चैप्टर में कलेक्टिव नाउन दी गई है, तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिनवा सकते हैं। अ ग्लास ऑफ वाटर है ना, गिलास के बराबर पैमाना गिनवा सकते हैं, तो वो हम आगे समझेंगे। अ ब्रेड, ब्रेड जो खाते हैं हम, जिसको हम डबल रोटी भी बोलते हैं, ये चकनाचूर हो जाती है, मतलब समझ लो ना, छील वील के सब अलग कर सकते हो आप, ये काउंटेबल नहीं है। चौक, आज भी स्कूल्स में आप जाओगे तो सर मैम ऐसे ही बोलते हैं, गेट मी अ चौक, गिव मी अ चौक, है ना, उच्चारण है, ऐसा चलता आ रहा प्रचलन में, लेकिन कहने में तो गलत है, क्योंकि चौक घिसो है ना, पीस के हाथ में घिसो, पाउडर बन गया, पाउडर है ये तो अनकाउंटेबल है, तो अ पीस ऑफ चौक बोल सकते हैं हम। पेपर, पेपर में भी एरर बनती है, आप ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों।
पेपर कभी नहीं पता, है ना। गिव मी अ पेपर, ठीक है, हम स्पोकन के टर्म्स में बोल जाते हैं, लेकिन अ पीस ऑफ पेपर कहना ही सही है। अ पीस ऑफ पेपर की ट्रांसलेशन करके ये मत सोचना कि कागज का टुकड़ा, नहीं, पूरे के पूरे जो पन्ना होता है ना, उसी को अ पीस ऑफ पेपर बोलते हैं। तो पेपर से पहले आप इसका उपयोग नहीं करेंगे आर्टिकल का। बटर, बटर फिर बोल रहा है कि मुझे आप थोड़ा गर्म माहौल में रख दो, मैं पिघल जाऊंगा, लिक्विड हूं, तो ए नहीं लगेगा। मेडिसिन, मेडिसिन गोली लो, पीस दो, बन गया पाउडर्स, बन गया उसका, है ना। पाउडर्स का मतलब खुराक बन गई, यानी धूल है। एन आइस, आइस के पहले भी एन नहीं लगेगा। कॉफी, कॉफी बताएगी मैं लिक्विड हूं, साथ में मैं फूड भी हूं, तो ये तो दोनों ही कंडीशन में नहीं लगेगा। टी भी वही चीज हो गई, घी भी लिक्विड हो गया, फूड भी हो गया। अब देखिए यहां पर राइस, राइस को तो वैसे ही नहीं गिन सकते, है ना। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, व्हाट्स न्यू, इसका मतलब ये होता है कि नया क्या है, तो न्यूज, न्यूज ये सूचनाएं होती हैं, है ना। इसके आगे आर्टिकल नहीं प्रयोग करना। सीनरी, ठीक, तो सीनरी क्या काउंट की जा सकती है, नहीं की जा सकती। और एग्जामिनर अगर वाई हटा के IES लिख देना सीनरीज, तो भी समझ जाना ये भी नहीं होता। सीनरी अपने आप में ही अनकाउंटेबल है, इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। एन एडवाइस, राय मशवरा नहीं। अ म्यूजिक, अ पोएट्री, है ना। यहां पर कुछ और शब्द भी हो सकते थे, जैसे मैंने अगर लिख दिया केक, तो केक बताएगा मैं फूड हूं, तो मैं अनकाउंटेबल हूं, तो आ केक नहीं हो सकता। ऐसी एक और लिख देता हूं, अ पिज्जा, है ना। गेट मी अ पिज्जा, आम बोलचाल में ठीक है, बट रिटर्न के हिसाब से नहीं है। क्लियर, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आप अ स्लाइस ऑफ पिज्जा बोल सकते हैं। अब देखते हैं यहां पर एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता। प्लूरल नाउन के पहले, प्लूरल नाउन यानी चाइल्ड से बना चिल्ड्रन, यानी अब ये बच्चा से बने बच्चे, जब बच्चे बने तो प्लूरल से पहले आप इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई भी आर्टिकल का। अब देखिए एन ऑक्सन, ऑक्स से बना ऑक्सन, कभी कभी एग्जाम में यह भी आता है कि ऑक्स का प्लूरल बताइए, तो ऑक्सिस मत कराना, ऑक्सन होगा, उसको भी याद कर लो। अब देखिए ऑक्सन के पहले एन नहीं आएगा। शीप, कभी कभी एग्जाम में इसको शीप्स कर देते हैं, तो एस नहीं आएगा एक तो, ठीक है, और ए भी नहीं आएगा। ऐसे ही डियर को डियर ही लिखते हैं। इसके लिए कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया जाता है, अ हर्ड ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड। अब देखते हैं यहां पर बॉयज, बॉय एक होता तो ठीक था, बट एस लग के अब ये प्लूरल हो गया है, ए हटाओ। फॉक्सेस, ए हटाओ। पीपल, लोग, ए हटाओ। ब्रदर्स, भाइयों की बात हो रही है, हटाओ। चलिए अगला देखते हैं, नेम्स ऑफ मील्स, यानी जो भोज्य पदार्थ हैं, आपके भोजन का रूप है, फूड आइटम्स, इनके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता, जो कि हम आमतौर पे गलती करते हैं और इस पे एरर भी प्रस्तुत होती है। अब देखिए गिव अ ब्रेकफास्ट, पूरी रात सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो पूरी रात उपवास किया ना, उस उपवास को हमने ब्रेक किया सुबह सुबह, इसलिए बोलते हैं ब्रेकफास्ट। तो इसके आगे आप बोलें गिव ब्रेकफास्ट, गिव डिनर, गिव लंच, गिव सपर। सपर जो होता है वो होता है, मान लीजिए आपने लंच नहीं किया ना, आप डिनर करेंगे, लेकिन 4-5 बजे के करीब इतना खा लिया कि लंच की भी कमी पूरी हो गई और डिनर की भी जरूरत नहीं। अब देखते हैं गिव अ टी, चाहे कॉफी हो, कुछ भी हो, शेक हो, हटाओ यहां से, है ना। आप ऐसा तो बोल सकते हैं गेट मी अ कप ऑफ टी, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते गिव अ टी, गिव टी बोल सकते हैं आप सीधा। अब देखते हैं अगला, सफिक्स फॉर्मिंग नाउन्स। अब देखिए नाउन्स कैसे बनती है, संज्ञाएं जो होती हैं, ये नेम, नाउन का मतलब नेम होता है, तो दुनिया में हर चीज का नाम है, चाहे वो दिखे या ना दिखे। तो जिन शब्दों के आखिर में सफिक्स ये वाले लगे होते हैं, सफिक्स का मतलब है अंत सर्ग, अंत में जो लगे होते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं। ANT, ENT, ER, OR, डबल E, तो ये कॉमन नाउन बनाते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जैसे इफ आई एम अ टीचर, यदि मैं अध्यापक हूं, तो अध्यापक लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, यानी यहां पर लिंग का कोई भेद नहीं है, ये कॉमन नाउन कहलाती है। अब देखते हैं यहां पर जो ये है इज्म, मेंट, नेस, शन, शन, शेप, इटी, एंस, एंस, एज, अरी, इंग, हुड, ट्यूट, अर, जैसे फेलियर तो उसमें इस्तेमाल होता है,
ये सारे के सारे जब लगे हों तो आंख मीच के समझ जाना अनकाउंटेबल नाउन है सारी की सारी। तो आपकी समस्या का निदान हो गया यहां पर। अगर आपने ये भी याद कर लिया कि वर्ड के एंड से देखकर मैं नाउन कैसी है पहचान सकता हूं और उसके अनुसार ए एन का उपयोग कर सकता हूं, तो इजी हो गया आपके लिए। अब देखते हैं, जैसे यहां पर शब्द है स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट ENT यानी स्टूडेंट विद्यार्थी, लड़की हो लड़का हो, कॉमन नाउन है। अगला प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, लड़की हो आदमी हो कोई फर्क नहीं, ठीक है। रेजिडेंट रहने वाला रिहायशी, असिस्टेंट डिफेंडेंट, अकाउंटेंट डिओड्रेंट। अब देखते हैं अगला राइटर, ER लगा है या OR लग गया तो कॉमन नाउन बन गई। राइट मतलब लिखना और ER लग गया तो लिखने वाला कर्ता हो गया, है ना। टीचर अध्यापक, टीच करने वाला, काम करने वाला वर्क करने वाला वर्कर, नाचने वाला डांसर, खरीदने वाला बायर, है ना, जो अपनी एक्टिंग दिखाते हैं वो एक्टर सुपरवाइजर। चलिए अगला देखते हैं डबल E वाले, है ना, ये भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन के अंदर है, ये भी कॉमन नाउन के अंदर है। एड्रेसी, ठीक है, संबोधित करने वाला एक तरीके से। इंटरव्यू जो इंटरव्यू दे रहा है इंटरव्यूअर को। रेफरी ट्रेनी, एम्प्लॉई, रेफ्यूजी, ट्रस्टी, लेसी, रिटायरी। अब देखते हैं जनरलिज्म। अब यहां पर आ गया अनकाउंटेबल नाउन। कैसे पहचाना मैंने, इज्म लिखा है। इज्म का मतलब होता है सिद्धांत, डॉक्ट्रिन, या फिर आप बोल सकते हैं बिलीफ या वाद। चलिए ये किस टाइप का वाद है, जनरलिज्म का है, तो ये अनकाउंटेबल वाली कैटेगरी है हमारी। इज्म क्रिटिसिज्म, वेजिटेरियनिज्म, ह्यूमैनिज्म। अगला देखते हैं जनरलिस्ट। अब ये कॉमन वाली है, कॉमन नाउन, क्योंकि यहां पर IST है। IST का मतलब होता है डूअर, या आप बोल सकते हैं स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ, यानी ये कुछ करने वाला है। ये जनरलिस्ट है यानी जनरलिज्म में कुछ करता होगा। फेमिनिस्ट है तो ये नारीवादी हो गई, ठीक है। वायलिनिस्ट, ये वायलिन बजाने वाला। पियानिस्ट पियानो बजाने वाला। अगला गवर्नमेंट, MENT ये रहा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन एंजॉयमेंट, मैनेजमेंट, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, यानी हम इसको देख नहीं सकते। हैप्पीनेस खुशी, खुशी मैं हंस के दिखाऊंगा तो ही पता लगेगा अंदर से खुश हूं, तो क्या दिख रही है, नहीं दिख रही। तो नेस, फॉरगिवनेस, गुडनेस, सबके अंदर नेस है, तो UCN अनकाउंटेबल नाउन है सारी। ऐसी डिस्कशन, SION पॉपुलेशन में, इंफॉर्मेशन में, कम्युनिकेशन में, क्वेश्चन में। चलिए सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। तो काफी इजी है ना, यदि आप ये दो याद कर लें। इतने सारे वर्ड्स तो मैं वैसे ही समझा रहा हूं आपको, ये तो आप 100-200 वर्ड्स खुद ही डिटेक्ट कर जाएंगे। अब फ्रेंडशिप, शिप लगा है, सिटीजनशिप में, लीडरशिप, मेंबरशिप, UCN अनकाउंटेबल नाउन है सारी। एबिलिटी, सिक्योरिटी, सिमिलरिटी, क्यूरोसिटी। अब देखिए सब में इटी लगा हुआ है, जैसे यहां पर इटी है तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। अब यहां पर देखते हैं सेंटेंस, ही हैज एन इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, उसके पास उसके बारे में कुछ सूचना है। अब देखते हैं यहां पर ही हैज, ठीक है, इंफॉर्मेशन TION यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो आपने आर्टिकल क्यों प्रयोग किया, नहीं होना। तो यहां पर यही गलती थी, बस हमने डिटेक्ट कर ली। हम ऐसा तो बोल सकते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो हम नाउन की क्लास में सीखेंगे। कलेक्टिव नाउन के साथ में ही इन शब्दों को काउंटेबल प्रस्तुत किया जाता है। शी हैज बॉट अ ज्वेलरी, पीछे हमने पढ़ा था, अभी देखिए फिर से। यहां पर क्या लिखा है, ERY अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, आभूषण को काउंट नहीं कर सकते। यदि आप बोलेंगे रिंग, हाँ रिंग को काउंट कर सकते हो ना, तो अ रिंग बोलो, है ना। नेकलेस, अ नेकलेस बोलो। नो स्पिन, अ नो स्पिन बोलो। लेकिन जब आभूषण की बात है कलेक्टिवली, तो आप काउंट नहीं कर सकते उनको, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। इससे पहले आर्टिकल का उपयोग गलत है। और ये भी ध्यान रखना, एग्जामिनर यहां पर IES लगा के ज्वेलरीज भी कर देता कभी, वो भी गलत होगा। तो एरर के रूप में यही है, he appeared in the court with an evidence। अब देखिए एंस पीछे सीखा था ना, एंस यानी UCN, सबूत को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आर्टिकल का उपयोग यहां पर गलत है।
अगला वी सो अ सीनरी, वी सो सीनरी कहना सही है क्योंकि इसमें ERY है, आप सीनरी को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आर्टिकल का उपयोग यहां पर ठीक नहीं है। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, आंध्रा बैंक PO के अंदर, ऑल्दो द ब्रिलियंट राइटर एंड लाइंग परमिशन प्रिवेल्स इन ऑल हर नॉवेल्स। अब देखिए ऑल्दो द ब्रिलियंट राइटर, यहां पर आर्टिकल का उपयोग है, क्या ये सही है या गलत? अब तो बहुत इजीली आप डिटेक्ट कर लेंगे, एल की साउंड है लाइंग, ठीक है, तो ल की साउंड व्यंजन है, तो ये यहां पर गलत है। तो कौन से पार्ट में एरर है? इसी पार्ट में है, ए होना चाहिए था, अ लाइंग। अगला देखते हैं CDS के अंदर आया हुआ 2007 में, द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सेम एज एन नेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, महंगाई से लड़ते हुए। चलिए अब देखते हैं यहां पर एन नेसेसरी, क्या इसकी कोई सेंस बनती है? ना की आवाज है, तो यही एरर है, तो इसी पार्ट में आपकी एरर है, सेकंड पार्ट में, तो यहां पर क्या होना चाहिए था? अ नेसेसरी। अगला NDA के अंदर पूछा जा चुका है, he told that his brother was singer, उसने बोला उसका भाई गायक है। अब गायक है तो भाई है, लेकिन समझ रहे हो गिनती तो पता ही नहीं, तो ब्रदर की बात हो रही है और कॉमन नाउन यूज की गई है, और वो ये कहना चाहता है कि एक सिंगर है, यानी एक गायक है मेरा भाई, तो यहां पर अ मिसिंग है, तो वॉज अ सिंगर होना चाहिए था, तो इसलिए मिसिंग की वजह से एरर कहां पर लाई करती है? आपके थर्ड पार्ट में। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम द से संबंधित सारे रूल्स को जानेंगे और एडवांस पॉइंट्स भी, डूज एंड डोंट्स भी सब सीखेंगे, ताकि हमारा एक भी प्रश्न अपने एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी बचे नहीं और अच्छे अंकों के साथ हम उत्तीर्ण हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आइए कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर देखते हैं एन का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है, तो क्या चीज ध्यान रखनी है आपको? कहां पर नहीं होता? एडजेक्टिव अगर खाली हो, यानी जैसे सेंटेंस को देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट, आगे कुछ भी मेंशन नहीं है, यहां पर कुछ मिसिंग है, तो आप जान सकते हैं, जैसे ऑनेस्ट बॉय लिखा होता या फिर मैन लिखा होता, तब तो ये कहना ठीक था। यदि खाली एडजेक्टिव ही दिया हो तो आप इससे पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं करना, ही इज ऑनेस्ट कहना ही अपने आप में सही है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, पॉल इज अ पॉपुलर इन हिज विलेज। अब देखिए यहां पर एडजेक्टिव है पॉपुलर, और इससे पहले आपको आर्टिकल का उपयोग नहीं करना, पॉल इज पॉपुलर इन हिज विलेज कहना सही होगा। पॉल अपने गांव में मशहूर है, काफी पहचाना जाता है। अगला रूल देखते हैं, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा फर्स्ट टाइम यानी पहली बार किसी सेंटेंस में होती है, तो उस नाउन के पहले जरूरत के मुताबिक एन का प्रयोग होता है, लेकिन दोबारा चर्चा होने पर द का प्रयोग होता है। आइए सेंटेंस से समझते हैं। यहां पर देखिए, yesterday a man came to me, कल एक आदमी मेरे पास आया। The man was very hungry, वह आदमी काफी भूखा था। अब सेंटेंस पर गौर कीजिए, यहां पर बोला है इसने सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब देखिए ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब इसी की बात हुई है अगले सेंटेंस में भी, इसी आदमी की यहां पर, तो इसी कारण से क्योंकि इसका दोबारा प्रयोग हो गया है, इसलिए आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगले सेंटेंस में देखते हैं, आई बॉट सम फ्रूट, मैंने कुछ फल खरीदे। द फ्रूट वॉज एक्सपेंसिव, फल महंगे थे। अब देखिए, आई बॉट सम फ्रूट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और यही काउंटेबल नाउन फिर से यहां पर दोबारा उपयोग की गई सेंटेंस सेकंड के अंदर, तो इससे पहले आप आर्टिकल द पुट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यहां पर देखते हैं, एन का प्रयोग नीचे दिए गए फ्रेजेस में नहीं होता। क्या बात ध्यान रखनी है आपको? नहीं होता इन वाले फ्रेजेस में। अब देखिए, ऑल आ विंटर, यदि क्वेश्चन फ्रेम हो जाए एग्जाम के अंदर और वहां पर ऑल आ विंटर लिखा हो, तो आप समझ जाना कि आर्टिकल ए की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं है, तो उसको ओमिट कर दीजिएगा। चलिए, ऑल विंटर कहना सही है, ऑल वीक, ऑल मॉर्निंग, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल आफ्टरनून, ऑल ईयर, ऑल समर, ऑल इवनिंग,
अब देखिए यहाँ पर ये तीन जो फ्रेज हैं, गो टू अ जू, गो टू अ स्टेशन, गो टू एन एयरपोर्ट, आपको इन तीनों में ध्यान रखना है। जू, स्टेशन और एयरपोर्ट ये पब्लिक प्लेसेस हैं, यानी ये सार्वजनिक स्थल हैं जहां पर लोग जाते हैं। तो यहां पर हम आर्टिकल का उपयोग ए और एन का नहीं करते। कौन सा आर्टिकल का करते हैं? द का। तो आप बोलेंगे गो टू द जू, गो टू द स्टेशन, गो टू द एयरपोर्ट। क्लियर हो गई बात? अब देखते हैं यहां पर एट अ डॉन। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, एरर बनती है इसमें एग्जाम में। अब देखिए कैसे बनती है। एट अ डॉन होगा तो आप आर्टिकल को ओमिट कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो हम यहां पर सीख ही चुके हैं कि एट डॉन कहना अपने आप में सही है। कई बार एग्जामिनर प्रेपोजिशन की एरर बना देता है और इन लिख देता है, या इसको फिल इन द ब्लैंक के रूप में दे देता है और पूछता है बताओ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, तो एट प्रेपोजिशन आएगी। आपको ध्यान रखना है डॉन के साथ में। डॉन ऐसी एक स्थिति है जब क्षितिज से नीचे सूर्य होता है, यानी सुबह के टाइम पर सिर्फ उगने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले उसकी जो रोशनी है, सुनहरी आभा, गोल्डन लाइट सब जगह फैल जाती है, तो वो जो स्थिति होती है उसको डॉन बोलते हैं। अब देखिए बाय अ डे एंड अ नाइट, तो बाय डे एंड नाइट बोलना ठीक होता है। एट अ डस्क, डस्क संध्या को बोलते हैं। डस्क वो पहर होता है जो 4:30 से 5 बजे और 6 बजे तक के अंतराल में होता है, जिसमें सूर्य आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, वह गोल्डन दिखता है और आंखों को बड़ा सुहावना महसूस होता है, तो वह संध्या कहलाती है। एट अ डे ब्रेक, तो इसमें से ए काट दीजिए, एट डे ब्रेक कहना सही होगा। अब यहां पर देखते हैं ए एन का प्रयोग काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या यूनिट्स, गिनती सूचक शब्दों या इकाई के पहले होता है। अब देखते हैं सेंटेंस से समझते हैं। आई हैव अ डजन एक्स, तो यहां पर प्रयोग किया गया अ। अब देखिए मेरे पास दर्जन अंडे हैं। अब आप पूछेंगे दर्जन अंडे होने को, एक दर्जन हो सकता है, 2 दर्जन, बट अब मैंने स्पेसिफाई नहीं किया तो सेंटेंस अधूरा है, इसलिए उसकी पूर्ति के लिए आ लगाया कि मेरे पास 1 दर्जन अंडे हैं, यानी 12 अंडे हैं। अगला देखते हैं सेंटेंस, शी हैज अ 1000 रुपीज। अगर मैं ये बोलता शी हैज 1000 रुपीज, उसके पास 1000 रुपए हैं। अब कॉमन लैंग्वेज में हम समझ जाते हैं कि 1000 ही होंगे, लेकिन सेंटेंस तो अधूरा है, उसकी पूर्ति के लिए आप ए का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस 1.5 किलो, चलिए इसको न्यूमेरिकल में लिखते हैं 1, और आगे बोल रहा है एन अ हाफ, हाफ क्या होता है 1/2, यानी 1.5 किलो की बात हो रही है, तो इंग्लिश में बोलते हैं 1.5 किलो। अगला सेंटेंस अ किलो एंड अ हाफ, अ किलो यानी 1 की बात हो रही है, वो कह रहा हाफ, तो यानी ये भी 1.5 किलो ही बोल रहा है। कहने का ढंग डिफरेंट है, दोनों ही रूप एक है, चाहे आप बोलिए 1.5 किलोस या अ किलो एंड अ हाफ, दोनों का मीनिंग है 1.5 किलो। हाफ अ किलोस यानी 1 किलो में आधा, यानी आधा किलो की बात हो रही है इसमें। अब देखते हैं अगला, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। अब यहां पर बहुत ही ध्यान से बारीकी से एक एक रूल मैं अब समझाऊंगा, आपको पूरा ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहला रूल है हमारा सीरीज ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रेणियां। अब हमें यह समझना है दा का उपयोग कहां होता है और कहां नहीं होता है, तो आइए समझते हैं। सीरीज ऑफ माउंटेन्स क्या होती हैं? जैसे आपने ये नेम्स पढ़े होंगे, द हिमालयास, द एल्प्स, द विंध्यास, द ईस्टर्न घाट्स। तो आपको ध्यान रखना है जब भी इनकी बात होगी पर्वत श्रेणियों की, तो आप दा का प्रयोग करेंगे इनसे पहले। अब देखिए मैं समझाता हूं, अंग्रेज जब भारत आए और यहां पर भाषा सीख रहे थे लोग, अंग्रेज से ही सीखी हमने, तो अंग्रेज क्या करते थे, जब भी एक ऑब्जेक्ट देखते थे, वो देखते थे एक माउंटेन है तो वो उसको एक ही काउंट करते थे, लेकिन जब वो हिमालय देखने गए तो वहां पर पाया उन्होंने कि ये तो बहुत सारे हैं, और वह अपना इंग्लिश का रूल ही अप्लाई कर गए वहां पर कि एक नहीं 2 3 4 यानी एक से अधिक है, ये तो प्लूरल शब्द है, इसलिए हिंदी का हिमालय इंग्लिश में हिमालय ही लिखा जाता है, लेकिन उन्होंने एस और जोड़ दिया। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये कोई एरर नहीं है, हिमालय लिखा हो या हिमालयास लिखा हो, है तो पर्वत श्रेणी ना,
तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, दी हिमालयास बोलते हैं इसको, दी हिमालयास भी आप बोल सकते हैं, तो दा जरूर लगेगा इससे पहले, क्योंकि ये है श्रृंखला। अब देखते हैं यहां पर अगला रूल, पीक ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की चोटी। अब पर्वतों की चोटी के लिए जो पहाड़ मशहूर हो, अब देखिए जैसे यहां पर एक पहाड़ है, सपोज ये माउंट एवरेस्ट है, और यहां पर लोग चढ़ना चाहते हैं, कहां तक पहुंचना चाहते हैं, इसके टॉप तक, जिसको हम पीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीक, या जीनिथ भी आप बोल सकते हैं, जिसको हम हिंदी में शिखर बोलते हैं। अब देखिए जो भी पहाड़ अपने पीक के लिए मशहूर होगा, ऊंचाई के लिए, उसके आगे आपको दा बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाना है। तो क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे, तो माउंट एवरेस्ट ही बोलना है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन दिख जाए और दी माउंट एवरेस्ट करके स्टार्ट हुआ हो, तो आप समझ जाएंगे एरर यही है। अब देखते हैं इसमें भी नहीं आएगा, माउंट आबू में, नंदा देवी, ऐसे करके इन सभी के अंदर दा का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि ये शिखर के लिए मशहूर हैं। दा का प्रयोग कब करेंगे? जब हम देखेंगे श्रृंखला हो पर्वतों की। चलिए अब यहां पर समझते हैं वाटर बॉडीज, जल के स्रोत या फिर जलाशय हम बोलते हैं। तो जितने भी पानी के सोर्सेज हैं हमारे पास, सी, ओशन, रिवर, कैनल, गल्फ, बे, लेक। अब देखिए सी को क्या बोलते हैं हिंदी में? सी को बोलते हैं सागर, उसका बड़ा भाई महासागर यानी ओशन। रिवर नदी को बोलते हैं, कैनल नहर को बोलते हैं, गल्फ खाड़ी को बोलते हैं, बे भी खाड़ी को बोलते हैं। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? गल्फ चौड़ी और गहरी बहुत होती है, जो बे होती है वो भी खाड़ी है, लेकिन वो कम गहरी और कम चौड़ी होती है। सिर्फ यही डिफरेंस होता है इनमें। लेक झील को बोलते हैं। आइए समझते हैं पहला, सी, द रेड सी। तो आप समझ जाना यहां पर सी का इस्तेमाल किया गया है, तो आप दा का प्रयोग करेंगे। द अरेबियन सी, फिर से देखा आपने सी का प्रयोग किया गया है, तो दा का उपयोग करेंगे। द डेड सी, द ब्लैक सी, द कैस्पियन सी, यहां पर ब्यूफोर्ट सी है, मेडिटेरेनियन सी है, अजोब सी है। तो आपको आइडिया लग गया होगा, सी के आगे आप दा का उपयोग करेंगे ही करेंगे। अब देखते हैं यहां पर ओशन। ओशन से पहले भी आप यहां पर दा का उपयोग करेंगे। अब देखिए दी पैसिफिक ओशन, जिसको हम हिंदी में प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। अब प्रशांत यानी शांति से भी परे, यानी गहराइयां इतनी हैं 11 किलोमीटर तक का उसका जो नीचे बिलो पॉइंट है, सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इसलिए वह मशहूर है। तो ये काफी शांत माना गया है गहराई की वजह से। पैसी रूट वर्ड का मतलब ही शांत होता है। अब देखिए द इंडियन ओशन, एक देश के नाम पर ही महासागर का नाम है। द अटलांटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, द एंटार्क्टिक ओशन। अगला देखते हैं, यहां पर रिवर, जितनी भी नदियां हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में, सभी के आगे आप दा का उपयोग करेंगे। अब द गंगा, और इस चीज को ध्यान रखना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द गंगा लिखा हो या द गैंजिस लिखा हो, यहां पर भी अंग्रेजों ने वही रूल अप्लाई किया था। वह आए, उन्होंने देखा कि एक गंगोत्री बह रही है, फिर वाराणसी में है, फिर एक हरिद्वार में है, फिर एक गढ़मुक्तेश्वर है, ऐसे करके ये तो काफी जगह है, तो ये तो प्लूरल हुई, उन्होंने इसको प्लूरल कर दिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि आपको नदी से मतलब है, इनकी स्पेलिंग से मतलब नहीं है। गंगा भी लिखा हो सकता है, गैंजिस भी लिखा हो सकता है, दोनों ही केसेस में दा का उपयोग होगा। द थेम्स, जो लंदन में है, तो दा का उपयोग होगा इससे पहले। द नाइल, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना, द कावेरी, द सतलुज, द सरस्वती, बहुत सारी नदियां हैं, सभी के आगे आप दा का उपयोग करते जाइएगा। अब देखते हैं कैनल। कैनल नहर को बोलते हैं, ज्यादातर राजनेताओं के नाम पर स्थित है, जैसे द इंदिरा गांधी कैनल, द सुएज कैनल, द शारदा कैनल, द सू कैनल। अगला देखते हैं यहां पर गल्फ। गल्फ में द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ गुआना, द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। अब यहां पर देखते हैं बे, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ चाइना, द बे ऑफ बिस्के। अब देखते हैं यहां पर लेक। यहीं पर आपको ध्यान रखना है, यहां तक तो हम समझ ही गए कि सभी के साथ में, यहां तक पूरा बे तक सभी के साथ में दा का उपयोग होगा ही होगा। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है लेक के साथ, यानी झील के साथ। अब आपको बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है, अगर झील कोई आम झील है, बस उसका नाम है, तो आप दा का उपयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे यहां पर पुष्कर लेक है,
तो इसमें कुछ बताया नहीं गया। लेकिन यदि आपको खासियत बताई जाए झील की कि ये झील ना गर्म पानी के लिए मशहूर है, ये नमकीन पानी के लिए मशहूर है, या ये बहुत ही ठंडे पानी के लिए मशहूर है, यदि उसके साथ में क्वालिटी मेंशन हो उस लेक की, जैसे द ग्रेट सॉल्ट लेक, तो सोल्ट हमें बता रहा है कि ये झील नमकीन पानी वाली झील है, इसलिए इससे पहले आप दा का उपयोग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब यहां पर क्वेश्चंस देखते हैं कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्रेम करता है। एवरीवन अग्रीज दैट गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो यहां पर एरर डिटेक्ट करनी है कि कौन से पार्ट में है। आइए समझते हैं। एवरीवन अग्रीज दैट, यहां पर हमने पढ़ा गंगा नदी है, तो नदी का नाम है, तो इसी पार्ट में एरर है क्योंकि यहां पर दा होना चाहिए था, द गंगा बोला जाएगा, इसलिए सेकंड पार्ट में एरर हमने फिगर आउट कर ली। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, अब यहां पर ये एप्रोप्रिएट यूज किया गया है, यहां तक ठीक है। एंड हिमालयास स्ट्रेचेस अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, तो यहां पर भी नॉर्थ के साथ में दा का उपयोग सही किया गया है। सिर्फ यहां पर अब आपको यही चीज तो ध्यान है करनी है कि हिमालय, अब यहां पर ये जो हिमालय लिखा हुआ है हिमालयस, ये तो पर्वतों की श्रृंखला है, इसी श्रृंखला की वजह से हमने रूल सीखा था इससे पहले दा का उपयोग होगा ही होगा, तो हमने फिगर आउट कर लिया हमारे थर्ड पार्ट में एरर है। अगला देखते हैं। क्लाइंबिंग द माउंट फूजी इन विंटर कैन बी वेरी डेंजरस। अब देखिए माउंट फूजी, क्या ये पर्वत की श्रृंखला है? नहीं, ये तो अपने शिखर के लिए मशहूर है, अपने टॉप के लिए, जिसको हम पीक के नाम से जानते हैं, यानी जो शिखर होता है। अब देखिए इससे पहले दा का उपयोग यहाँ पर ठीक नहीं है, इसलिए आप यहां से इसको हटाएंगे तो पहले पार्ट में एरर हमारी पकड़ी गई। आइए अब समझते हैं आगे। कंट्रीज एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखिए कैसे, द चाइना, द रशिया, द इंडिया, यानी कंट्रीज के जितने भी नेम हैं उससे पहले द का यूज होगा या नहीं होगा। चलिए समझते हैं कैसे। और कंट्री के नेम लेते हैं यहां पर, द अंडमान्स, द निकोबार्स, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज और द लैकेडीव्स आइलैंड। अब देखिए यहां पर ध्यान रखनी है आपको, जब भी सिंगल पीस ऑफ लैंड हो, जैसे कि इंडिया, इंडिया एक पेनिनसुला है, त्रिकोणी शेप का है, तो ये एक ही द्वीप है, यानी पूरा का पूरा एक ही पीस है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो तो आप दा का उपयोग कंट्री के साथ में नहीं करेंगे। रशिया, ये भी सिंगल पीस ऑफ लैंड है, इसलिए इसके साथ में नहीं होगा। चाइना, ये भी सिंगल है, इसलिए नहीं होगा। तो हमारा रूल क्या निकला, जो भी सिंगुलर कंट्री नेम है, यानी सिंगुलर, आप ध्यान रखना, यहां पे मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूं, सिंगुलर कंट्री नेम। अब आपको पता लग गया कि कंट्री प्लूरल नहीं होनी चाहिए, तो आप उसके आगे से दा रिमूव कर देंगे, यानी इसके पहले दा लगा हो तो नहीं होगा। अब देखते हैं यहां पे द अंडमान्स। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, ये तो सिंगल पीस ऑफ लैंड थी। अब देखिए जब छोटे छोटे द्वीप बहुत सारे हों और उनसे मिलकर एक कंट्री का निर्माण होता हो तो वह प्लूरल कहलाती है। जो हमने अभी अंग्रेजी रूल सीखा था, अंग्रेजों से सिंगल पीस ऑफ लैंड तो सिंगुलर नाउन है, उसको अधिक हो गए तो प्लूरल करना पड़ेगा। तो यहां पर वही किया अंग्रेजों ने, क्या किया, द अंडमान्स, एस जोड़ दिया इसमें, निकोबार्स में एस जोड़ दिया, फिलीपींस में एस जोड़ दिया, यहां पर इंडीज में एस जोड़ दिया, इंडीज में एस जोड़ दिया, ठीक है, यहां आइलैंड्स। अब देखिए आपको मोटा मोटा रूल क्या समझ में आया। यदि आपको परेशानी हो कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंट्री मल्टीपल कॉन्टिनेंट से बनी हुई है, सिंगल कॉन्टिनेंट है, तो हम कैसे पहचाने, आपको मैंने बता तो दिया, यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नेम होना चाहिए। अब यहां पर प्लूरल नेम होना चाहिए कंट्री का, तो आप समझ जाएंगे जिस कंट्री का आगे ये IES या SES लगा होता है तो आप समझ जाइए कि वो सारे के सारे दा को लेकर चलेंगे। तो दी अंडमान्स बोलना पड़ेगा, द निकोबार्स, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, द लक्षद्वीप को लैकेडीव्स बोलते हैं, आइलैंड्स। तो मुझे उम्मीद है ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया। इफ अ कंट्री नेम इंक्लूड ऑफ और ए कॉमन नाउन,
अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, कंट्री नेम के साथ में आपको ध्यान रखना है या तो ऑफ लगा हुआ हो या फिर कोई कॉमन नाउन हो तो आप द का उपयोग करेंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तो यहां पर कॉमन नाउन रिपब्लिक यूज की गई है तो इससे पहले द का उपयोग किया गया, फिर से द रिपब्लिक यूज किया गया तो द का उपयोग किया गया। अब देखिए यहां पर फेडरेशन है, ठीक है, तो इससे पहले द का उपयोग किया गया। अब रोमन एम्पायर है तो यहां पर द का उपयोग किया गया। ऐसे ही द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लोगों को यही कंफ्यूजन होती है कि अमेरिका के साथ में द क्यों लगा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है ऑफ, या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं जितने भी यूनाइटेड वाले शब्द होंगे उनके साथ में द आएगा, या ऑफ हो तो द आएगा। यहां पर ऑफ है द लगाया, रिपब्लिक भी है तो भी लगना था, अब यहां पर रिपब्लिक है फिर से और ऑफ भी है, तो आपको ध्यान रखना है सभी के साथ में द का उपयोग होता है। आप इतना अच्छे से समझ गए, आपका क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता एग्जाम के अंदर। अब चलिए यहां पर समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीयर 1 में, ग्रेजुएट लेवल एसएससी में। मैनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। अब देखिए यहां पर आपने समझा अभी कंट्रीज के बारे में, मैंने आपको बताया, अब आप सेंस लगाइए। ब्रिटेन, ब्रिटेन क्या बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है? नहीं, सिंगल पीस ऑफ लैंड है, इसलिए इसके आगे द सही यूज नहीं किया गया। इन ग्रेट ब्रिटेन कहना बिल्कुल ओके है। तो आपको समझ में आया कैसे आता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन। अब देखिए अगला देखते हैं, यहां पर फिल इन द ब्लैंक के रूप में है, अब आपको फिल करना है। देखिए सभी के अंदर तो क्या आना चाहिए, अब अंडमान्स, अब हमें सोचना है ये तो हाँ मल्टीपल आइलैंड से निर्मित है अंडमान्स, क्योंकि एस भी दिख गया है, प्लूरल नेम है तो इसलिए द यहां पर यूज होगा। अब आगे देखते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी ये कलेक्टिव नाउन के बतौर यूज किया गया है तो अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बोलेंगे इन बे ऑफ बंगाल। तो बे के बारे में भी हम सीख चुके हैं कि जितनी भी बे हैं सभी के साथ में द का उपयोग होगा। तो अब ये हमने फिल कर दिया, तो आप इजीली एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। द अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। अब देखिए नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जो भी नागरिकता को जाहिर करते हो कि ये भारतीय है, ये चाइनीज है, ये रशियन है, तो नागरिकता राष्ट्रीयता सूचक शब्द आप इसको स्लैश कर लीजिए। अब देखते हैं यहां पर द एशियन, देखिए IAN करके यानी एडजेक्टिव विशेषता बताता है किसी के बारे में, तो द एशियंस यानी ये सभी एशियन लोगों की बातें कर रहा है। द चाइनीज ये सभी की बात कर रहा है। द अमेरिकन्स, द डच, द इटालियंस। अब आपको ध्यान रखना है जब भी द का उपयोग इसके साथ में किया जाएगा कंट्री के साथ में, जैसे द ब्रिटिश, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, द इंग्लिश, यहां पर काफी कंफ्यूजन क्रिएट होती है और यहीं पर एरर को फ्रेम किया जाता है एग्जाम के दौरान। तो आपको ध्यान रखना है ये पूरे कंट्री के लोगों के बारे में बात हो रही है। अगर मैंने बोला ना द इंडियंस तो समस्त भारतीय लोग, ऐसे ही समस्त एशियाई लोग, समस्त चाइनीज लोग, तो सभी की बात कर रहा है जब भी द लगा होगा। लेकिन जब हमें काउंट करवाना हो तो क्या लगा होगा, ए और एन का प्रयोग होगा। आई एम एन इंडियन, जब मुझे अकेले को गिनवाना होगा कि मैं एक भारतीय हूं तो मुझे एक का उपयोग करना होगा और मुझे AN लगाना पड़ेगा। तो आई एम एन इंडियन, या किसी ने बोला शी इज एन एशियन, ही इज अ चाइनीज मैन। आगे देखिए, एन अमेरिकन, अ डच, एन इटालियन, एन इंडियन, अ फ्रेंच, अ ब्रिटिश, एन इंग्लिश मैन। अब मैंने आपको बताया था एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा पॉइंट है, एन इंग्लिश मैन, अ यूरोपियन, ये हम आर्टिकल्स में पीछे सीख ही चुके हैं। अब देखिए यहां पर कि एरर कैसे बनती है इसके ऊपर। माई सिस्टर इज अ डॉक्टर एंड माई ब्रदर इज एन इंग्लिश टीचर। ऐसा आप अमूमन बोलते भी होंगे कि ही इज एन इंग्लिश टीचर, लेकिन वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। देखिए अभी तो हम समझ कर आए इस वाली स्लाइड के ऊपर कि एन इंग्लिश मैन का मतलब एक अंग्रेज की बात हो रही है, यानी हमने यहां पर कैसी बात की कि मेरी बहन एक डॉक्टर है और मेरा भाई एक अंग्रेज टीचर है। क्या सच में अंग्रेज टीचर है? नहीं, अंग्रेजी का टीचर है। इसी वजह से
ये कहना बिल्कुल यहां पर गलत है। आपको कैसे बोलना पड़ेगा, इसको यहां पर ले आओ, यहां पर बोलना पड़ेगा इज आ टीचर, इज आ टीचर, और इसको इधर ले आओ ऑफ इंग्लिश। क्लियर है आपको बात? चलिए, ऐसे ही अगर हिंदी का टीचर है कोई, तो हमें ये नहीं बोलना कि आई एम अ हिंदी टीचर, आई एम अ टीचर ऑफ हिंदी, ऐसे करके बोलना है। क्योंकि हम बोलते हैं ना, हिंदी है हम वतन है, तो यानी हम हिंदी होना, यानी ये राष्ट्रीयता को एक तरीके से दर्शाता है। तो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो आपको अप्रोप्रिएट यूज ऐसे ही करना है। जब अंग्रेज खुद बोलेगा, अंग्रेज खुद तो बोल सकता है किसी अन्य देश को कि मैं एक अंग्रेज टीचर हूं, तब वो ठीक है। अब देखिए, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। अब यहां पर बात कौन सी हो रही है, यहां पर समझिए। देखिए, द इंग्लिश यानी ये कह रहा है समस्त अंग्रेज, यानी सारे अंग्रेजों ने हराया। किनको हराया? फ्रेंच को। तो एक फ्रेंच को तो नहीं हराया होगा, सभी को ही हराया होगा। तो यहां पे फ्रेंच के साथ में आपको दा पुट करना चाहिए था। तो एरर लाई करती है हमारी थर्ड के अंदर। अगला देखते हैं, इंग्लिश इज डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब यहां पर एन लगाऊं, दा लगाऊं, दोनों केसेस तो मैं सीख चुका हूं कि अगर मैं दा लगाऊंगा तो वो तो अंग्रेजों की बात हो जाएगी सारे, एन लगाऊंगा तो एक अंग्रेज की बात होगी। अब तो ये किसकी बात हो रही है, ये तो सब्जेक्ट की हो रही है, और सब्जेक्ट के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहां पर तो कोई भी आर्टिकल पुट करना ही नहीं है। अब देखते हैं आगे, ये तो बहुत ही इजी है, इंटरनेशनल, ई की आवाज आई, एन लगा दिया, इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, बहुत क्लियरली हो गया। अब आगे चलते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के जो साधन हैं आवागमन के लिए, वह कितने होते हैं? 3 ट्रांसपोर्ट के मीडियम होते हैं हमारे पास, 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। कैसे होते हैं 3? एक होता है एयर, एक वाटर, एक लैंड। अब देखते हैं यहां पर, एयर के अंदर जितने भी एयरप्लेन्स हैं सभी के आगे आप दा का प्रयोग करते हैं। वाटर के अंदर जितने भी शिप्स हैं, अब छोटी छोटी शिप्स नहीं, ऐसे नहीं करना आपको, बड़े बड़े क्रूज हो गए, बहुत बड़े विराट, जो जैसे टाइटैनिक था तो दी टाइटैनिक, इस टाइप के शिप्स के साथ में आपको प्रयोग में लाना है दा को। अब देखते हैं यहां पर लैंड, ट्रेन्स, जितनी भी रेलगाड़ियां हैं उन सभी के साथ में दा का उपयोग होता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, एयर के अंदर दी मकालू, दी कश्मीर प्रिंसेस, ऐसे ही आगे देखते हैं दी विक्रांत, दी विक्टोरिया, ये शिप्स हैं बड़े बड़े। अब देखते हैं यहाँ पर ट्रेन के अंदर, ट्रेन में तो आप जानते ही हैं, द राजधानी एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस, दी अंबाला एक्सप्रेस, दी ताज एक्सप्रेस, दी मगध एक्सप्रेस, बहुत सारी ट्रेन हैं, सभी के आगे दा का उपयोग होगा। अब यहां पर देखते हैं, एरर, आर प्लेन अराइव्ड एट दी गेटविक एयरपोर्ट, या फिर नो एरर। अब आप ध्यान लगाइए, जो हमने रूल अभी तक सीखा, हमने यहां पर एयरप्लेन सीखा, शिप सीखा, ट्रेन सीखा। अब ये कह रहा है ये पोर्ट है, यानी ये एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट का तो कोई रूल नहीं सीखा हमने, यानी एयरपोर्ट के साथ में नहीं लगेगा, यहां पर दा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एयरपोर्ट हो या स्टेशन हो, इनके आगे आप दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारी एरर कौन से पार्ट में लाई करती है? 4th पार्ट में, इजीली हमने डिटेक्ट कर ली। अब देखते हैं आगे। अब यहां पर समझते हैं रिलीजियस बुक्स, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, होली बुक्स, सेक्रेड बुक, उन सब के साथ में आपको दा का प्रयोग करना है। द गीता, द महाभारत, द कुरान, द पुराणास, द रामायण, द बाइबल, द उपनिषद, द ओडिसी, और बहुत सारी अलग अलग धार्मिक किताबें हैं, सभी के साथ में दा का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक, वाल्मीकि's रामायण इज अ सेक्रेड बुक। अब यहां पर क्या हमें दा का प्रयोग करना चाहिए या नहीं? अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि यहां पर ना ऑथर के नेम से गिनवाया गया है। हिंदी में बोलूं तो वाल्मीकि की रामायण, यानी वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण की बात हो रही है, तो यहां पर सीधी किताब की बात नहीं हुई, ऑथर के नेम के साथ में हुई है, तो इसलिए यहां पर नो आर्टिकल। अब यहां पर देखते हैं, द बाइबल इज डैश रिलीजियस बुक।
द बाइबल, तो ये तो ठीक है। इज यहां पर फिलअप करना है हमने अ रिलीजियस बुक, हो गया बहुत इजीली। अब देखते हैं यहां पर रिलीजियस कम्युनिटी, जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं। अब धार्मिक संप्रदाय में जैसे हिंदुओं की बात हो तो समस्त हिंदुओं की बात हो रही है, तो द हिंदूज, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम्स, द ज्यूज, द सिख्स, द पर्शियंस। अब देखते हैं यहां पर फिल इन द ब्लैंक है, डैश हिंदूज बिलीव इन डैश कास्ट सिस्टम। अब देखिए ये बात कर रहा है कि जो हिंदू लोग हैं, यानी हिंदू किसमें विश्वास करते हैं, जातिवाद में, यानी जाति को मानते हैं। अब देखते हैं यहां पर तो द हिंदूज कहना ठीक हो गया, लेकिन यहां पे क्या सिलेक्ट करें। अब एक जाति में तो नहीं मानते, अलग अलग है, यानी बहुत सारी हैं, तो हमें यहां पर द यहां पर यूज करना होगा, क्योंकि जब भी कास्ट की बात की जाएगी तो आप द का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, डैश महाभारता इज डैश होली बुक ऑफ डैश हिंदूज। अब यहां पर क्या फिलअप होगा, महाभारत ये तो ग्रंथ है, हमने सीख लिया था, तो दा लगेगा इसके साथ में। इज होली, होली के साथ में आ लगेगा, आ होली बुक ऑफ, किन की बात हो रही है, हिंदुओं की, तो इससे पहले दा का प्रयोग होगा, द हिंदूज। तो मैं फिर से पढ़ देता हूं, द महाभारता इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। अब ये बिल्कुल ठीक है। डायरेक्शंस, दिशाओं के बारे में अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बताओ कितनी दिशाएं हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर चार दिशाएं हैं। चलिए चार समझ लेते कौन सी हैं, द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ। आप में से कुछ के आंसर्स ऐसे आ रहे हैं, वो बोल रहे 8, चलिए 8 कर देते हैं, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, द साउथ वेस्ट। अब मैं आपको बोलता हूं कि कितनी दिशाएं हैं, 10, पूरी की पूरी 10 दिशाएं हैं, क्योंकि आप ऊपर नीचे को तो भूल ही गए, द अपवर्ड, द डाउनवर्ड। अब देखिए यहां पर समझते हैं कैसे, यदि मैं एक ऐसे सर्कल बनाता हूं, यहां पर है नॉर्थ, यहां पर है साउथ, यहां पर वेस्ट, यहां पर ईस्ट। क्लियर, ये समझने के लिए बनाया है आगे पीछे करके। अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंस कैसे बनाया जाएगा, ये वाला आप ऐसे नहीं कर सकते, द वेस्ट साउथ। आपको ध्यान रखना है, ये नॉर्थ है तो ये राजा है, ये बोलता है कि वेस्ट मेरे साथ में चल, तो मेरे साथ में चलेगा तो मेरे बराबर में खड़ा होना पड़ेगा, तो मेरे बराबर में जब खड़ा होगा तो नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। फिर ये बोलता है ईस्ट को कि मेरे साथ, तो मेरे बाद में ही खड़ा होना पड़ेगा, तो नॉर्थ यहां पर ईस्ट कहलाएगा। ऐसे ही साउथ भी राजा है अपनी जगह का, वो भी बोलता है आजा, ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट कहलाएगा जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ है, और ऐसे ही ईस्ट के साथ में ये साउथ ईस्ट कहलाएगा। तो इस वाले सीक्वेंस को आपको अच्छे से समझ लेना है, इनमें गड़बड़ नहीं करना आगे पीछे। चलिए आगे देखते हैं यहां पर, डैश हिमालयास लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब देखिए हम पीछे सीख कर आए हैं, हिमालयास यानी पर्वतों की श्रृंखला है, तो दा का उपयोग होगा यहां पर, द हिमालयास हो गया। लाई टू, अब हमने यहां पर सीख लिया कि दिशाओं के साथ में, यानी ये नॉर्थ की बात कर रहा है, तो उत्तर दिशा के लिए द, तो द नॉर्थ ऑफ इंडिया। यहां पर देखते हैं डेजर्ट, मरुभूमि जिसको हम रेगिस्तान बोलते हैं। तो दुनिया में जितने भी रेगिस्तान हैं सभी के साथ में दा का उपयोग होता है, द सहारा डेजर्ट, द थार, द कराकुम, द सोमाली, ऐसे करके। अब यहां पर देखते हैं द गोबी डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट, द कजिल कुम, द कालाहारी। अब यहां पर और भी हैं, द डेजर्ट ऑफ सहारा। अब यहां पर क्या हो रहा है फर्क, आप ध्यान करिए, यहां पर द सहारा डेजर्ट लिखा था, तो अब उल्टा करके लिखा है द डेजर्ट ऑफ सहारा, लेकिन फिर भी इसके साथ में ये इस्तेमाल होगा, तो आप कंफ्यूज मत होना यहां पर बिल्कुल भी। फिल इन द ब्लैंक है, एज ही क्रॉस्ड डैश सहारा डेजर्ट ही नियरली सक्कम टू थर्स्ट। इसको भी ध्यान कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है वोकैबुलरी के अंदर। सक्कम का मतलब है उसका शिकार हो गया, मर रहा था, एक तरीके से प्यास, शिकार हो गया वो प्यास का। व्हेन ही वाज फोर्स्ड टू गो विदाउट वाटर फॉर 4 days and 5 nights। अब देखिए एज ही क्रॉस्ड सहारा, अब इसमें तो हम जान चुके हैं सहारा रेगिस्तान है, तो बस बहुत ही इजी था, हमें यह पता होना चाहिए था द सहारा बोला जाएगा। यहां पर देखते हैं यूनिवर्सल बॉडीज, यूनिवर्सल बॉडीज
ब्रह्मांडीय पिंड जो अनूठे हैं, जो अपने आप में एक ही हैं। पूरी दुनिया में जो भी चीज एक ही हो ना और अनूठी हो अपने आप में, जैसे ताजमहल है हमारे पास एक ही है तो वो अजूबा कहलाया, अनूठा। तो अजूबा तो सूर्य भी हो गया, अजूबा चंद्रमा भी हो गया, अर्थ भी हो गई, तो सभी के साथ में द का प्रयोग होता है। अब समझते हैं, देखिए कहाँ कहाँ, द सन, द स्टार्स, द वर्ल्ड, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द ओशन, द माउंटेन्स, द फोग। अब फोग क्या होता है? ये भाप के रूप में होता है। आपने देखा ही होगा जब कोहरा पड़ जाता है, कोहरे को हम फोग बोलते हैं। अब कंट्री, मून, सभी के साथ में आप द का प्रयोग करेंगे। यहां पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। द एयर, हवा, कितनी है हमारे? 5-6 थोड़ी ना, एक ही हवा है हमारे पास। तो द एयर, द वेदर, द सनशाइन, द रेन, द अर्थ। तो यहां पर ध्यान करना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने वाली बात। द सन के ऊपर एरर बनती है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर भी कभी कभी बन सकती है। अब देखिए द पोल स्टार, इस पे भी बन सकती है। द सी, द विंड, द स्मोक, द टाउन। अब देखते हैं यहां पर, ये क्वेश्चन पूछा गया था आईपीडी के एग्जाम के अंदर, डैश सन राइजेस इन द ईस्ट। अब तो बहुत ही इजी है, इजीली आप अटेम्प्ट कर लेंगे। आपको पता है ये यूनिवर्सल बॉडी है और हमारे सौरमंडल में हमारे पास तो इकलौता है। ये तो हमारा एक तरीके से ना करता धरता है, इसके बिना तो पृथ्वी पे वजूद ही नहीं रहेगा जीवन का, यदि इसकी हीट हमें ना मिली, सनशाइन ना मिली, लाइट ना मिली। इसलिए यहां पर थर्ड ऑप्शन है द सन कहना उपयुक्त है। अब देखते हैं हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में जो भी, इतिहास का मतलब यह है जो भी तारीख में रजिस्टर हो जाता है कि उस दिन कुछ महान हुआ था या बुरा हुआ था, तो वह हिस्ट्री बनती है। जैसे ऐतिहासिक साम्राज्य जो भी थे पहले, सभी के साथ में दा का प्रयोग किया जाता है। द रोमन एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, द कुषाण एम्पायर, द मुगल एम्पायर, द शेख एम्पायर, द विजयनगर एम्पायर। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर हिस्टोरिकल एम्पायर की बात थी, तो सभी में एम्पायर मौजूद है, इसलिए दा का उपयोग किया गया है। ऐतिहासिक जातियां, हिस्टोरिकल कास्ट। अब देखिए यहां पर द नीग्रोस, द पिग्मीज, यहां पर देखिए द स्कीमोस, द आर्यंस, द रेड इंडियंस। इसको भी ध्यान कर लेना, ये रेड इंडियन ये नहीं है कि हमारी भारतीयों की बात हो रही है। रेड इंडियन नेटिव अमेरिकन को, यानी मूल अमेरिकी लोगों को बोला जाता है, क्योंकि जब कोलंबस वहां पर उतरा था और उसने देखा यहां पर लोग रहते हैं, उसको यह मालूम था भारत एग्जिस्ट करता है दुनिया में, तो उसको ये नहीं पता चला कि मैं भारत में आया हूं या कहां आया हूं। उसने सोचा मैं भारत पहुंच गया हूं, और वहां के लोग लाल कलर के थे, तो उसको उसने रेड इंडियन कहना शुरू कर दिया, तभी से नाम पड़ गया था अमरीकी लोगों का। तो ये अमरीकी लोग हैं, मूल निवासी जो वहां के हैं। अब देखिए ऐतिहासिक स्थान, हिस्टोरिकल प्लेस। तो जितने भी प्लेस हैं हिस्टोरिकल, सभी के साथ में दा का उपयोग होता है। द गांधी मैदान, द काबा, द पिरामिड, द पेंटागन, द पानीपत। ये ध्यान रखना है आपको, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। द व्हाइट हाउस। अगला देखते हैं यहां पर, और ऐतिहासिक वंश, जितनी भी डायनेस्टीज थी, जो साम्राज्य थे, उनके साथ में भी आप दा का प्रयोग करते हैं। द मौर्यन डायनेस्टी, द चोला, द यादव, द सोलंकी, द पाल, द चंडेल, द पारमर, द चालुक्या। और देखते हैं ऐतिहासिक इमारत, जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, सभी के साथ में दा का उपयोग करना है। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद, द गोलघर, द पंच महल। अब यहां पर एक और देख लेते हैं, ऐतिहासिक घटना, कोई इवेंट हुआ हो या रिवोल्यूशन, यानी कि कोई क्रांति घटित हुई हो, तो भी आप दा का उपयोग करेंगे। तो पानीपत में 3 बार लड़ाई हुई, तो बैटल ऑफ पानीपत नहीं बोलेंगे, द बैटल ऑफ पानीपत। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द इंग्लिश रेवोल्यूशन, द सिविल वॉर, द रशियन रेवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है हिस्टोरिकल, यानी अब हिस्टोरिकल कुछ भी आ जाए, मोटी मोटी बात हमें यही समझ में आई कि सभी के साथ में दा का उपयोग होगा। अब देखते हैं दा का प्रयोग गवर्नमेंट ब्रांचेस, यानी सरकार की शाखाओं, और आर्म्ड फोर्सेस, जो सशस्त्र सैनिक है ना, जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, जो यहां पर बंदूक ताने हुए होती हैं, के नाम के पहले होता है। जैसे द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, द नेवी, द पुलिस, जिसको हिंदी में न्यायपालिका
कार्यपालिका, जल सेना, सिपाही बोलते हैं। अगला देखते हैं, दी लेजिस्लेचर, दी एयरफोर्स, दी आर्मी। हिंदी में इसको बोलते हैं विधान मंडल, वायु सेना, थल सेना। यहां पर देखते हैं दा का प्रयोग राजनीतिक दलों के लिए यानी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के पहले होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी आप जानती हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, तो द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, द भारतीय जनता पार्टी। ऐसे ही द कम्युनिस्ट पार्टी, द समता पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी। अब यहां पर देखते हैं फिल इन द ब्लैंक, डैश भारतीय जनता पार्टी इज डैश रूलिंग पार्टी। तो क्या फिलअप करेंगे यहां पर? देखिए, अब हमने तो सीख लिया ना, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमारा रूल बोलता है इससे पहले दा का प्रयोग होगा और रूलिंग पार्टी, तो यहां पर तो इज अ रूलिंग पार्टी बोलेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र, जितने भी ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो गिटार, तबला, हारमोनियम, इन सभी के साथ में दा का उपयोग होता है। तो द तबला, द गिटार, द पियानो, द वायलिन, द ढोलक, द ट्रम्पेट, द फ्लूट, फ्लूट बांसुरी को बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कैसे मैं आपको इसका यूसेज सिखा रहा हूं। ही कैनॉट प्ले अ पियानो, कि वह एक पियानो नहीं बजा सकता। तो यहां पर ये एक है ना, गलत है, यहां पर होगा ही कैनॉट प्ले द पियानो। हिज डॉटर वॉन्ट्स टू प्ले अ ढोलक, कोई सेंस ही नहीं बन रही है, एक ढोलक के साथ नहीं, ढोलक के साथ, तो द ढोलक बोलना पड़ेगा। अब इस सेंटेंस में देखिए, शी हैज बोट अ फ्लूट, लेकिन जब हम खरीदने जा रहे हैं तब तो एक ही खरीद के लाएंगे ना, इसलिए जब भी खरीदने की सेंस आ रही हो या किसी से मांगने की, उधार देने की, तो आप ए का या एन का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग इसकी साउंड से। तो यहां पर एक बांसुरी खरीदी है ना, तो ये यहां पर सही है। शी गेव मी अ हारमोनियम, उसने मुझे हारमोनियम दिया, हारमोनियम दिया यानी एक ही हारमोनियम दिया होगा। तो यहां पर सेंस से पकड़ना है आपको, अदरवाइज ये रूल हमारा हर जगह अप्लाई होगा। अब यहां पर देखते हैं दा के साथ सम एडजेक्टिव्स यानी कुछ विशेषण होते हैं जिनका प्रयोग के रूप में व्यक्तियों का वर्ग बताने के लिए होता है। यानी यदि आप उस शब्द के साथ यानी एडजेक्टिव के साथ दा जोड़ दें तो वो पूरी की पूरी कैटेगरी को दर्शाएगा। कैसे, यहां पर समझिए, द एडजेक्टिव, तो द रिच, अब रिच माने अमीर होता है। जब हमें समस्त अमीरों की बात करनी है यानी सभी अमीर लोग, तो सभी अमीर लोग के लिए द यूज किया जाएगा। तो द रिच कहना अपने आप में ठीक है। इसका मतलब क्या निकलेगा? रिच पीपल। और हिंदी में क्या मीनिंग निकलेगा? अमीर लोग। ऐसे ही दूसरा है द पुअर, इसको ध्यान रखना है, यहां पर एरर फ्रेम की जाती है। द पुअर, पुअर पीपल, गरीब लोगों की बात हो रही है, यानी द पुअर कहना ठीक है। तो द पुअर्स मत करना अपनी तरफ से, द पुअर कम्युनिटी को दर्शाता है पूरी की पूरी। द लेम, लंगड़े लोग, द सिक, बीमार लोग, द डम, गूंगे लोग, द डेफ, बहरे लोग, द यंग, युवा लोग, द ब्लाइंड, अंधे लोग, द एजुकेटेड, शिक्षित लोग, द विकेड, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, शरारती प्रवृत्ति के होते हैं, दुष्ट लोग। ऐसी द ऑनेस्ट, ईमानदार लोग, दिस ऑनेस्ट, बेईमान लोग। अब यहां पर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है एग्जाम के अंदर। देखिए, द रिच कैनॉट एक्यूमुलेट यानी संग्रह द वेल्थ विदाउट द कॉपरेशन ऑफ पुअर इन द सोसाइटी, मतलब गरीबों के बिना वह संग्रह नहीं कर सकते दौलत का। अब देखिए, द रिच यानी ये कह रहा है अमीर लोग संग्रह नहीं कर सकते अपनी दौलत का बिना किसकी मदद के, बिना किसकी सहायता के? गरीबों की। तो ऑफ पुअर यहां पर ही एरर लाई करती है, ये होना चाहिए था द पुअर। तो अब कहना ठीक है क्योंकि गरीब लोगों की बात हो रही थी। तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है। अब देखते हैं आगे, इन्वेंशंस, जितने भी आविष्कार हैं सभी के साथ में आप द का उपयोग करेंगे। द टेलीविजन, या फिर आप ऐसे भी बोलते हैं द टीवी, द टेलीफोन, द सिनेमा, द स्टेटोस्कोप, स्टेटोस्कोप होता है, स्टैट बोलते हैं इसको, जो डॉक्टर कान में लगाता है ना और धमनी चेक करता है वो ऐसे बीट्स को, ठीक है, तो वो इको के रूप में उसको एम्पलीट्यूड करके ज्यादा सुनाई देती है। ऐसी द वायरलेस, द टेलीस्कोप, द माइक्रोस्कोप, द इलेक्ट्रिक
बल्ब, इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिए, ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। ये काट लीजिए स्पेलिंग, यहां पर ये गलत हो गई है, द इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखते हैं आगे, हु इन्वेंटेड अ टेलीस्कोप। ये क्या कह रहा है हिंदी में कि किसने एक टेलीस्कोप का आविष्कार किया, यानी दूरबीन का। एक नहीं, यहां पे होना चाहिए था द टेलीस्कोप। अब देखिए हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप, क्या होगा यहां पर, हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप, फिर से यहां पर मिसिंग है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत थी एक तरीके से। हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप ये सही है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। तो आपको ध्यान रखना है हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, द वायरलेस, इस टाइप से आपको क्वेश्चन रेस करना होता है। आगे देखते हैं, माई फ्रेंड हैज बोट अ टेलीविजन। वही सेंस लगानी है, खरीदने की सेंस है, तो खरीद के तो एक ही टेलीविजन आया होगा, इसलिए यहां पर ए कहना सही है। तो यही एक्सेप्शन है, आपको यही चीज ध्यान रखनी है। बाकी सबके साथ द आएगा, लेकिन जब सेंस हो ना खरीदने की, उधार मांगने की, उधार देने की, तो आपको ए लगाना है। शी हैज बोट अ मोबाइल, उसने एक मोबाइल खरीदा, तो यहां पर ए ही आएगा। तो दोस्तों इस पार्ट में अभी इतना ही, अगले पार्ट में फाइनल करेंगे हम, जिसके अंदर ओमिशन ऑफ द भी मैं बताऊंगा, कहां पर आपको आर्टिकल्स यूज ही नहीं करने हैं, बिल्कुल भी एडवांस पॉइंट सीखेंगे। और हमारे क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे हम सीखेंगे। तो हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।